बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूँ आगा साजिद शाह। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। हर तरफ बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी है। कल वो दिन आ रहा है जिसका महीनों से इंतज़ार था। ये अफवाहें भी थीं कि बल्दियाती इलेक्शंस शायद ना हो सके, वक्त पर ना हो सके, ताख़ीर का शिकार हो जाए या फिर ना हो सके। अफवाहें थीं कि गवर्नमेंट शायद नहीं चाहती, लेकिन PTI ने फिर एक दफ़ा ऐसा कर दिखाया। ये अफवाहें थी अपोजिशन की जानिब से कि PTI किसी भी सूरत अपना इक़्तिदार लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करने देगी, नहीं करना चाहती, लेकिन वो र्यूमर्स गलत साबित हुई और वो दिन आ गया। कल इलेक्शंस होने जा रही हैं। क्या ये बल्दियाती इंतखाबात गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? जैसे हमने साबका कुछ अरसे में देखा कि जहाँ जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए वहाँ वहाँ पर PTI को नुकसान हुआ। क्या अब की बार भी ऐसे कोई हालात नज़र आ रहे हैं? ये अलग बहस है कि जहाँ पर PTI हार गई वहाँ धांधली अपोजिशन पर लगा दी गई, जहाँ अपोजिशन हार गई वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया गया PTI के ऊपर। तो ये एक अलग बहस है। लेकिन क्या अब की बार अगर अपोजिशन जैसे PDM एक दफ़ा फिर मुत्तहिद हुई, कोशिश की, दोबारा जान पड़ी PDM में, तमाम पार्टियों ने अपने इख्तलाफात की वजह से, ऑल दो कि अब भी इख्तलाफात मौजूद है, इल्ज़ामात की भरमार है, लेकिन इख्तलाफात की वजह से फिर भी इकट्ठा होने की कोशिश की और इन बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया PTI को मात देने के लिए, PTI को गिराने के लिए। क्या अगर वाकई अपोजिशन या PDM ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो क्या ये इनको मिड टर्म इलेक्शन की तरफ तो नहीं ले जाएगी? क्या मिड टर्म इलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे? या आइंदा इंतखाबात भी अगर होते हैं तो क्या ये बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त महंगाई से थकी हुई आवाम के लिए डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है कि उनको पिक एंड चूज़ कि आवाम इस वक्त क्या चाह रही है और आइंदा इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है? इसके साथ साथ बात करेंगे EVS के हवाले से। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, PTI ने हमेशा से कहा कि धांधली के इल्ज़ामात हम पर भी लगे और शायद हम भी लगाते हैं, तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जिसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल बेधड़क किया जा रहा है और बड़ा कामयाब है, तो पाकिस्तान में क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन को एक बार फिर इख्तलाफ है। अब इसके इख्तलाफ के पीछे क्या वजूहात हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आखिर में बात करेंगे चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से। अफवाहें हैं, ख़बरें हैं, चौधरी निसार अली खान साहब फिर एक दफ़ा एक्टिव हुए हैं। वो शायद नून लीग को खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एड़ियाँ उठा कर देख रहे हैं कि ये किस में शमूलियत इख्तियार करती हैं। शुरू में जब चौधरी निसार अली खान साहब ने नून लीग से कुछ किनारा कुशी की तो उस वक्त PTI की जानिब से खबरें आ रही थी और ऐसी रूमर्स थी कि उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, राब्ते की एंड सो। क्या अब फिर ऐसा कुछ होने जा रहा है? और ये भी खबरें हैं कि आइंदा चंद हफ्तों में चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है, इन तमाम पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जमशेद खान साहब, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर शाहिद रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, जबकि ज़फ़र इकबाल तलठ साहब एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे लाइन पर। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले जमशेद साहब आपका भी शुक्रिया। आपसे ही जानना चाहूँगा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, मैंने जैसे स्टार्ट में सारी बात की है, बल्दियाती इंतखाबात गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गेम चेंजर साबित हो, और मुझे जो लग रहा है कि ये वही सूरत हाल बनने जा रही है GB की, जिस तरह GB में हुआ है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं। ये आप कल रिज़ल्ट के बाद देख लीजिएगा, ये तकरीबन उसी का कोई मिलता जुलता होगा। कोई मुझे कुछ ज़िमनी इंतखाबात में तो ऐसा नहीं हुआ, ज़िंदगी में नहीं हुआ। लेकिन शाह जी आप एक चीज़ नोट करें कि उस वक़्त जो अपोजिशन का ज़ोर था या उस वक़्त जो PDM का इत्तेहाद था, इस वक़्त वो चीज़ कोई बनती हुई नज़र नहीं आ रही। पीपल पार्टी तो पंजाब में सिरे से है ही नहीं। हमारे जो यहाँ रावलपिंडी कैंट में, चकलाला कैंट, रावलपिंडी कैंट, इसमें शाह जी 20 सीटें हैं, 10 एक कैंट में हैं, 10 दूसरी कैंट में हैं। तो तकरीबन मुहिम तो मैंने ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व किया है, मैं ख़ुद गया भी हूँ। ज़्यादातर तो मुहिम भरपूर हुई है दोनों तरफ से,
और जो पार्टियों को मसला मसाइल पेश आया है वो टिकटों की तकसीम का पेश आया है। और कितने हलके ऐसे हैं जहाँ उन्होंने तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी ही नहीं की है, वहाँ सबको उन्होंने कहा आप सब हमारी याफ्ता हैं, आप सब हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो जीत गया हमें वो कबूल है। और नून ये इस बात की समझ नहीं आई कि टिकट्स अगर नहीं दिए गए हैं तो फिर जो जीत गए और वो उसकी हिमायत याफ्ता, सर तो इसका फायदा किसको जाएगा? अभी कल आप रिजल्ट देखिएगा, कल तकरीबन आधी सीटें नून जीतेगी और तकरीबन आधी से ज़्यादा सीटें जो है आज़ाद जीतेंगे। और दूसरी दिन बेशक वो चले जाएं तहरीक इंसाफ। ये खबर है या प्रेडिक्शन है? ये प्रेडिक्शन है। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन हो सकता है वो दोबारा चले जाएं, क्योंकि ज़्यादा इनके हिमायत याफ्ता जो हैं जिनमें ये फैसला नहीं कर पा रहे कि एक को टिकट देंगे दूसरा नाराज़ होगा, उस हिकमत अमली के तहत उन्होंने वो हल्के कुछ ओपन कर दिए। और 2 कैंडिडेट जो हैं इसमें वो ज़फ़र इकबाल साहब और एक और हैं जो इनके उम्मीदवार हैं चौधरी निसार साहब के। ठीक हो गया। मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें और जहां हम अपनी मर्जी से इस्लामी तहजीब और असूलों के मुताबिक जी सकें। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। जो बात हो रही थी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? जमशेद साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि साहब का जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं तो उसमें कुछ हमने जो सिचुएशन देखी है कि दोबारा से नून लीग ने कम बैक किया था, लेकिन अब की बार ये इसको जोड़ रहे हैं सिलसिले को, बल्दियाती इंतखाबात को कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। तो आप बता रहे थे उस हवाले से ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन तो और है। यहाँ पर आपने एक प्रेडिक्शन की है कि जी नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले टाइम में दोबारा से अपोजिशन इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जोर पकड़ेगी, ताकत पकड़ेगी? शाह जी, ये बल्दियाती उस तरह तो नहीं है, मतलब ये सिर्फ आवाम के साथ डायरेक्ट कैंट के 20 सीटों पे कुछ मखसूस कैंट के एरिया में हो रहा है, व्यू पॉइंट तो आएगा। लेकिन आप अगर पंजाब को करें पूरे पंजाब को पूरे करें, फिर सूरत हाल कुछ और है। फिर वहाँ नून लीग के अलावा पूरे पंजाब में
जो सेंट्रल पंजाब है, शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, वहाँ से वहाँ जीतना तहरीक इंसाफ का बहुत मुश्किल है वो। लेकिन अगर आप कैंट के एरिया में करें तो कैंट के एरिया में उनकी नॉन लीग के जहाँ जीतने के चांसेस उस तरह इतने नहीं है जिस तरह हम कहें कि क्लीन स्वीप कर जाएगी या कुछ करेगी, या वो वाली बात मुझे नहीं नज़र आ रही। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अगर ये बल्दियाती इंतखाबात ज़ाहिर हो जाती हैं, इसके बाद इख्तियारात तकसीम होंगे, ऊपर से एक दफ़ा फिर नीचे आएंगे, ऑल दो के पहले भी ये सिस्टम चल रहा था, क्या महंगाई कुछ कंट्रोल हो सकेगी? नहीं शाह जी, ना इख्तियारात होंगे और ना महंगाई कंट्रोल होगी इनसे। इख्तियारात का आप देख लें कि पंजाब में इन्होंने क्या किया है। पंजाब में नून लीग जीती हुई थी, इन्होंने उनको नहीं चलने दिया। इन्होंने वक्त से पहले एक नया कानून कहा कि हम नया कानून ले आ रहे हैं, वो उसकी बनाने लगे हैं, विलेज काउंसिल बनाने लगे हैं, नई कानून साजी करने लगे हैं, और उसकी आड़ में कितना अरसा पहले इनको बिल्कुल बेबस करके पूरे पंजाब में इनको और ये भी गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम जिस वक्त भी इलेक्शन कराएंगे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद शाह जी अभी तक पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने बहाल भी कर दिया, उन्होंने वो नोटिफिकेशन भी कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदे और टाउन काउंसिल और ये मेयर ये जाके उन्होंने ताला नहीं खोला, ये वहाँ सीढ़ियों पे बैठे रहे हैं। लेकिन इनका प्रोग्राम है कि इस 5 साल में इनको नहीं चलने देना, और जब ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात नहीं जाएंगे तो आगे महंगाई का तो वो तो इनके कंट्रोल में, माशी सूरत हाल की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कंट्रोल में बहुत अरसा गुजारा हुकूमत में। अब फिर अल्लाह करे आने वाले टाइम में जैसे आप कह रही हैं नून लीग अगर आ जाती है तो इस सिस्टम की प्रॉपर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? हमेशा मौरूदे अल्ज़ाम ठहराया जाता है सिटिंग गवर्नमेंट को अपोजिशन की जानिब से, चाहे वो कोई भी हो। इस सिस्टम की प्रॉपर पॉलिशिंग क्यों नहीं की जाती कि इख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व हों, जो फंडिंग होती है वो डिवॉल्व हों, लोगों के डायरेक्ट मसाइल हल हों, महंगाई जैसे और बाकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं बता शाह जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ना, ये हाइब्रिड सिस्टम मार्शल लॉ से भी ज़्यादा बुरा है। मतलब मैं ज़ाती तौर पे इससे ज़्यादा मार्शल लॉ को समझता हूँ कि वहाँ अदालतें काम करना छोड़ देती हैं, फ़र्द वाहिद का हुक्म चलता है। आप परवेज़ मुशर्रफ का देख लें कि उसके दौर में ये थोड़ी बहुत ही खुशहाली रही, महंगाई नहीं हुई, वो जितने साल उसने लगाए हैं सुकून से लगाए हैं। लेकिन ये जो इख्तियारात हैं कहाँ, कंट्रोल टावर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, जो सफ़ीर आएंगे उन्होंने किससे मिलना है, फ़ैसला किससे करना है, ये वो चीज़ें हैं जो माशी सूरत हाल को ख़राब कर दिया है कि ये सारी सूरत हाल ख़राब हो जाती है और ये सारा प्लांटेड चल रहा है, इसमें कहीं पर भी कहीं डेमोक्रेसी नहीं है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर आप शाह जी देख लें कि 2013 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें नून लीग जीती थी, ठीक 4 हल्के लेके इमरान खान मैदान में आ गए थे। क्या उस वक़्त उन्होंने उनको 5 साल चलने दिया है? 2014 में धरने शुरू हो गए और इतना उनको वो करने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये नहीं तो चले। सबको कहे ना, अभी भी यही कुछ हो रहा है ना, पीटीआई को भी चलने नहीं दे रहे। मैं इस पे वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर शाहिद जागीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही। ब्रिगेडियर साहब, मैंने अभी जमशेद साहब भी बैठे हुए हैं, इस हवाले से बात हुई है हमारी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से कि बल्दियाती इलेक्शंस कल होने जा रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में ये कोई गेम चेंजर साबित हो सकती है? आई मीन आने वाले टाइम में अगर नून लीग या पीटीआई जीत जाती है तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, या खुदा न खास्ता मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी? थैंक यू वेरी मच सिराज साहब। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है कि आपके बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही ये है कि जब तक लोएस्ट लेवल पे पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं तो वो रियल डेमोक्रेसी नहीं होती। तो इसमें जो है ये बड़ा अच्छा आगाज़ है और इसको होना चाहिए।
हाउएवर आगे आप अगर देखें कि जी क्या पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, आई थिंक कि जो कारकर्दगी दोनों जमातों ने पिछले 10 साल से जो की है वो लोगों के लिए बहुत डिप्रेसिंग है। पैसा जो बनाना, बाहर ले जाना, मुल्क की बात करना, मुल्क के गरीब लोगों की बात करना, जबकि इनके अपने जो हैं लीडर्स उनके सारे बच्चे बाहर बैठे हुए, पैसे जो है दुनिया का अय्याश तरीन जो है वो जो है जगहों पे वो रहते हैं, महंगे तरीन घरों में रहते हैं, महंगे तरीन गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, महंगे तरीन होटलों में खाने खाते हैं। तो इन लोगों को इस मुल्क का क्या पता है, क्या खबर है कि एक गरीब आदमी पे क्या गुजर। आई एम सॉरी टू से कहना है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड है, प्लांटेड है, चलने नहीं दे रहे। इस वजह से मैंने इनसे एक सवाल किया था कि क्या इसके बाद अगर ये इख्तियारात, ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन पहले भी एक सिस्टम था, मज़ीद दोबारा आने जा रहा है, अगर डिवॉल्व हो जाते हैं तो क्या फंडिंग डिवॉल्व होने के बाद महंगाई पे कंट्रोल हो सकेगा? तो जमशेद साहब ने तो बिल्कुल इसे डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई सिचुएशन होने नहीं जा रही, उसकी वजह के इख्तियार डिवॉल्व होने ही नहीं दिए जाते। तो ये किसी भी दौर में, किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो नून लीग की दौर या पीटीआई का दौर हो, तो वो किसी भी दौर में इन पॉलिसी को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? अगर ऐसी बात है तो आप देखें कि बात वहीं पे आ जाती है कि आपके मुल्क की इस वक्त इकोनॉमिकली ये हालत क्यों है, कितना पैसा जो है वो मैं नहीं कह रहा हूं, आप दुनिया का, यूरोप का, अमेरिका का कोई अखबार उठा के देख लें, गॉर्डन ब्राउन हमारे प्राइम मिनिस्टर से हाथ में नहीं मिलाता, और जो दूसरे हमारे हजरत रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो के जाके जो है वो उनके बारे में भी लोगों को बड़ा क्लियरली पता है, बाकी भाग के यहां से चले ये बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जबकि खुद तो लॉ पे अमल नहीं करते मुल्क के, और वहां पे जाके रिक्वेस्टिंग करते हैं कि जी हमें जो है वो हमारे वीजे एक्सटेंड कर दिए जाए। तो कहने का मेरा मकसद है कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जो है जिस तरीके से इनको क्रैकडाउन करना चाहिए था ऑन प्राइस कंट्रोल पे, वो उसमें उतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में कितने परसेंट शुगर मिलें किनकी हैं, पाकिस्तान में कितने परसेंट फ्लोर मिलें किनकी हैं, और वो माफिया जो है वो किससे बिलोंग करता है, उसको जरा देखें ना, आपको पता चलेगा। उस माफिया के खिलाफ काम किसने करना है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, पहले भी दौर गुजरे हैं, आइंदा भी आने वाले टाइम में ये गवर्नमेंट इस माफिया के खिलाफ काम करने में क्यों नाकाम है? ये माफिया उस वक्त हुकूमत में था, वहां तक तो बात ठीक है, इस माफिया ने इस अपने आप को मजबूत कर लिया, अब वो जा चुके हैं, बकौल आपके वो बाहर भी बैठे हुए हैं, इस वक्त वो सिस्टम से आउट है। तो फिर पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाकाम क्यों है इनको इस वक्त कंट्रोल करने में? देखें, उसके ऊपर जो सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि हमारी जुडिशरी को इसके ऊपर बहुत सख्त जी बिल्कुल, अभी रब्ता नहीं हो रहा ब्रिगेड साहब से, हमारा रब्ता होगा आप। जी 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 ब्रिगेड साहब, उसमें टाइम लगेगा, उसमें हमारे जो लॉ के लेंथी प्रोसीजर्स हैं उसमें वो चीजें जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। हम हर रोज कोई ना कोई एक पॉलिटिकल स्टंट खड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो उस तरफ जाने शुरू कर देते हैं, और जो असल मुद्दा होता है वो जो है वो बीच में रह जाता है। इट सीम्स टू बी अ डेलिबरेट एफर्ट कि जी इस चीज को एड्रेस ना करने दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। जमशेद साहब बताइएगा इस हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, इससे अपोजिशन को इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? पूरी दुनिया में ये सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान में वही सिस्टम जो पहले चल रहा है वही इस्तेमाल करने के बाद फिर एक दूसरे पे धांधली का इल्जाम लगा दिया जाता है। सर मैं ईवीएम पे भी आता हूँ,
और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, ब्रिगेडियर साहब वही एक जो फ़ौज का माइंड सेट है ना कि सियासतदानों को बुरा कहो, सियासतदान चोर हैं, सियासतदान डाकू हैं। पूरी दुनिया में सियासतदान काबिल इज़्ज़त हैं, पूरी दुनिया में सियासत, पूरी दुनिया की को सियासत, अमेरिका में सियासतदान नहीं है या इंग्लैंड में सियासतदान नहीं है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, वहाँ नहीं है सियासतदान ये। लेकिन यहाँ एक प्लानिंग के साथ पूरी एक लोगों के आगे, अब जो सादा लो अवाम है उनको पूरी एक पिक्चर क्रिएट कर दी गई है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं। और जब बाहर से कोई प्रॉब्लम आती है फिर इन्हीं चोर डाकुओं को बंद कमरे में बिठा के उनको ब्रीफिंग दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि हमारे साथ बैठ के बात करें। अगर ये अब आप आ जाएं ईवीएम पे, मेरे एक सवाल यहीं पर एक सवाल था, अगर ये सारी प्रोसीडिंग्स फेस कर लें तो मामला ठीक नहीं। शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर है, मरीम नवाज साहिबा भी यहाँ पर है, कुछ और लोग भी यहाँ पर है, जरदारी साहब भी यहाँ पर है, फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये फेस कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये एलिमेंट रिमूव हो सकता है? सर क्या सब ने फेस किया है ना, क्या निकला है आज तक? कौन सी चोरी पकड़ी गई है? जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर बाहर जाना जस्टिफिकेशन कैसे हो गई? ये तो फिर एक चीज़ उनके एलिगेशन पर प्रूफ कर रही है इस चीज़ को ना कि वहाँ पे जाकर बैठे हैं और वहाँ पे अपनी तमाम मसरूफियात को चला रहे हैं और ये चीज़ें सारे सामने। शाह जी बाहर आप सिर्फ अगर नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो बैठे हुए हैं, जिन जिन पे एलिगेशन है वापस आ जाए, ट्रायल फेस करें। अगर ऐसी चीज़ें जुडिशरी पे या फिर एतमाद नहीं है। नून ने तो कल देख लिया ना, कल उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें तो ये तय हो गया है कि उन्होंने वापस आना है। और जो यहाँ जेल में उनके हालात थे, जेल में जो आदत है, अगर खुदा न खास्ता हम भुट्टो को फांसी दे चुके हैं, अदालत के जरिए दे चुके हैं, हम बेनज़ीर को यहाँ पिंडी में मरवा चुके हैं, लियाकत अली खान को यहाँ कत्ल हुए हैं, और अगर जेल में खुदा न खास्ता शाह जी वहाँ को नुकसान हो जाता तो ये कोई ऐसा सियासी वैक्यूम क्रिएट होता। एतबार नहीं है, दो लफ्ज़ी बात, इस जुडिशल सिस्टम पे आपको एतबार नहीं है कि आप समझते हैं भुट्टो साहब को फांसी देगी और वो गलत देगी थी और अब भी गलत दी जा सकती है? सर जो हमें जुडिशरी पे एतबार है, हमें नैब पे एतबार नहीं है। जो अपनी अदालतें बनाई गई है ना, के बाद सुप्रीम कोर्ट आएगी ना, नैब के बाद अपीलें होंगी, सुप्रीम कोर्ट में आप साकब निसार बैठा देंगे या जस्टिस गुलसार साकब निसार 2 बिठा देंगे तो फिर देख लें वो क्या होता है। ठीक है, हमें जफर इकबाल तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जफर इकबाल तारड़ साहब, डिटेल से काफ़ी बात हो चुकी है। अब हम आपसे पूछना ये चाहेंगे, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ये एक करामद नुस्खा है धांधली से बचने के लिए, लेकिन अपोजिशन इस वक्त इसको कबूल नहीं कर रही। असल वजह क्या हो सकती है? जी मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है पूरी दुनिया में इससे इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी दुनिया जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही है। और पाकिस्तान की जो वजारत साइंस है उसने ये एक मशीन तैयार की और जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी और एक तो उसमें जो धांधली है, जो प्री पोल रिगिंग है, जो रिगिंग है, उससे बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा मौसर है। हाँ, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उस पर कुछ अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन इससे हरगिज़ ये नहीं है कि ये वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। आप समझते हैं कि सारी दुनिया में पॉसिबल है तो पाकिस्तान में पॉसिबल है और अगले इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम के तहत ही होना चाहिए? ये अगर तो पॉसिबल है और इतना फाइनेंस है इलेक्शन कमीशन के पास, वजारत साइंस के पास, ये चीज़ें जितनी रिक्वायर्ड हैं मशीनें उतनी वो मिल जाती हैं तो फिर तो डेफिनेटली इलेक्शन होना चाहिए। उससे एक जो रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा, दूसरा उसमें रिगिंग के जो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वो बंदा जो घर बैठा होता था और उसकी जगह पे लोग वोट कास्ट कर जाते थे, एक की जगह पे दो लोग दो वोट को एक बंदा कास्ट करके चला जाता था और कहीं पे वो 100 जो है वो उनकी वोट कास्टिंग की रेशो आती थी। अब जो बंदा यहाँ पे आएगा, पोलिंग स्टेशन पे आएगा, वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाएगा तो वही वोट कास्ट कर सकेगा, अदरवाइज जो वो नहीं कर सकेगा, बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ होगा। बहुत अच्छी बात है। जमशेद साहब, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है सर। हमें आरटीएस सिस्टम के हाथ लगे हुए हैं। आज से ये 2 आखिरी इलेक्शन से पहले आपने कभी आरटीएस का नाम सुना था?
पूरी प्लानिंग के साथ एक सिस्टम बनाया गया और जैसे उसके मतलूबा नताइज हासिल हुए RTS सिस्टम बैठ गया। आज तक पाकिस्तान पे इस पे इंक्वायरी नहीं हो सकी कि RTS सिस्टम क्यों बैठा। उसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया था कि इमरान खान को लेके आना है। और जिस वक्त जो मैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर था और मोबाइल वगैरह हमारे पास नहीं थे, जो मैं जिस वक्त बाहर आया मैंने किसी से फ़ोन लेके कॉल की एक दोस्त को, उसने कहा टीवी पे ऐलान हो रहा है कि 70 सीटें PTI जीत गई है, ये तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। तो उसी दिन समझ आ गया था कि RTS सिस्टम क्या था और किस तरह वहाँ मतलब यही करने जा रहे हैं। अब इन्होंने PTI ने कोई काम नहीं किया। अब ये तो नून लीग का स्लोगन है, काम नहीं किया, वो तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर आप आजमाया नहीं किया। शाह जी आप मुझे ये बताएं, सर आप मुझे बताएं ये गवर्नमेंट का काम है जो गवर्नमेंट करने जा रही है? ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन सरकारी इदारा है ना, सर गवर्नमेंट के साथ है ना, सर आईनी इदारा है, आईनी इदारा है, हुकूमत के साथ, अब हुकूमत के साथ ये चीज़ सामने आएंगी। आप देखें किसी वक्त आप देखें किस तरह उन्होंने आप चले हमारे तो छोड़े ना, हम तो कोई सियासी पार्टी उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। अब वो भी नहीं तैयार। आप देख लें उन्होंने 27 पॉइंट दे दिए हैं कि ये 27 पॉइंट ये उन पे तफाज़ात हैं, उन पे लेट्स सपोज वो रिमूव हो जाए उन पे, और इतनी फंडिंग कहाँ से आएगी? आप अपने लोगों को एजुकेट कैसे करेंगे? और जो नादरा में भी आ रही थी प्रॉब्लम कि लोग जब काम करते हैं ना आना, देखिए वो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट के उन पे चली जाएगी बात कि आप मैनेज नहीं कर सके, आपकी गलती, आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। जब आप रिफ्यूज कर देते हैं कि ये करना ही नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ही नहीं है, गवर्नमेंट तो फिर तो ये आप बिला वजह के इख्तिलाफ। शाह जी गवर्नमेंट के पास इस इलेक्शन में जाने के लिए EVM के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने इसी पे तकिया किया हुआ है और इसी को वो मशीनों को लेके वो जाएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह वो जज को एलिवेट करना चाह रहे थे, कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नाकामी हुई है और इसी तरह इस पे भी नाकामी होगी। हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं जफर इकबाल तारड़ साहब से एक दफ़ा फिर यही पॉइंट लेना चाहूँगा, EVM पे प्रॉब्लम क्या है, पूरी दुनिया में है, यहाँ पे कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर नहीं हो सकते? अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, हुकूमत पाकिस्तान के सामने रख दिए गए और वो रिमूव कर लेते हैं उसको, जो जेन्युइन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? ये वो तहफ़्फ़ुज़ात भी रिमूव नहीं करने जाते और सीधा सीधा इनकार कर दिया, वजह समझ नहीं आ सकी। जी सर इसमें बड़ी मज़े की बात है कि किसी ने उसको इसको यूज़ करके, उसको चेक करके उसको देखा नहीं है कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसमें जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसमें क्या क्या खामियां हैं। अपोजिशन का कोई बंदा वहाँ पे गया नहीं, अपोजिशन सारी को वहाँ पे जाना चाहिए था और चेक करना चाहिए था। वो वज़ारत साइंस उनको दिखाती कि ये हमारे पास है चीज़, तो फिर जब वो चेक करते तो उसमें जो नकाश थे वो उस पर बात होती, वो इलेक्शन कमीशन पे बात होती, वो वज़ारत साइंस उनको रिमूव करती, वो गवर्नमेंट जो है उनको रिमूव करती। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि उनको एक चीज को आपने देखा ही नहीं तो आपने कह दिया नहीं ये बुरी है, ये गलत है, ये आपने अपने लिए तैयार की है। तो इस तरह तो नहीं ना चलेगा कि आप जदीद टेक्नोलॉजी को रिफ्यूज कर रहे हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है और आप टेक्नोलॉजी को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि आप उसी सिस्टम में रहना चाहते हैं जो सिस्टम पहले आपने गुजारा, वहाँ पे जिस तरह भी होता रहा। आप सोच रहे हैं कि पहले जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था, आप इस गवर्नमेंट को भी इल्जाम देते हैं कि ये रिगिंग के थ्रू आई। आप सबका जितनी गवर्नमेंट आई वो हर बंदा जो है वो कहता था कि ये रिगिंग होती है इसमें। तो जो उसको रिगिंग को ख़त्म करने के लिए कोई बंदा इक़दामात कर रहा है तो उसको आप ये बजाय के अप्रिशिएट करें, जैसे कि उसके साथ दें और उसमें जो नकास है उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए उनको कोई तजावीज़ दें। तो आप वो काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप वो मशीन को देखे बगैर, समझे बगैर आपने कहा नहीं ये नहीं ठीक, बस हमने नहीं होने देना, हमने नहीं करना, हम वो जो पहले सिस्टम था वो ठीक था। ऑल्दो के पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस और उसके बाद जो वकला के इलेक्शंस होते हैं वो एक बहुत लेवल है, उसका एक बहुत स्टैंडर्ड है।
तो वहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के या पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो वो तमाम लोगों ने अभी तक वहाँ पर किसी किस्म का भी कोई ऐसा रिफ्यूजल या अपोजिशन नहीं आई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो वकला, अगर वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको जाली वकला आप कह सकते हैं, तो उनकी भी जिसे कहते हैं छांट हो सकेगी। तो फिर वहाँ पर किसी को एतराज़ नहीं है, बायोमेट्रिक अगर आ जाए तो सब ने इसको आमीन कहा है और शुक्र अदा किया है। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये EVM सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया तो खुद नून लीग के लिए भी आने वाला टाइम टफ हो सकता है। जाहिर है धांधलियां दोनों तरफ से कुछ होती हैं, कुछ फिशी नजर आ रहा है आपको? जी सर। सर देखें, हम कितने वोट हो गए, हम जो हाईकोर्ट का इलेक्शन होता है उसमें बायोमेट्रिक कास्ट करते हैं और अभी हम वापस निकलते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। उस पर कभी किसी इतने कानूनदान है, इतने बड़े लॉयर्स हैं, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि ये इलेक्शन में ये हुआ, उसमें इस इलेक्शन में ये। अभी वो पंजाब पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन को वो बायोमेट्रिक करने, वो फॉर्म फिलिंग हो रही है उसकी, और कोई भी वकला कम्युनिटी में कोई भी उसको रजिस्ट नहीं कर रहा। तो ये जो अपोजिशन है इनको क्या पड़ी हुई है कि ये एक जिद्दत आ रही है सिस्टम में और उसको जिद्दत को आप एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अभी तक कोई ऐसी लॉजिकल रीजन सामने नहीं आ सकी। ब्रिगेडियर साहब, EVM किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं, हमें किसी सूरत EVM काबिल कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं, असल वजह क्या हो सकती है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जमशेद खान साहब को ये एक चीज़ बताऊं कि जो ये बात कर रहे हैं, ऑल्दो इनकी पार्टी का जो नज़रिया है वो एंटी गवर्नमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इनके लीडर्स हैं वो हमेशा एंटी गवर्नमेंट और एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी जो है वो बात करते हैं। तो जब आप एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस आर ऑलवेज डन अनबायस्डली, वो बायस होकर एनालिसिस नहीं हो सकते। दूसरी चीज, नाउ आई कम टू द पॉइंट, जैसे मोहतरम ज़फर इकबाल तारड़ साहब ने कहा कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही है। वर्ल्ड इज 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी का एक सुनामी आया हुआ है, और जो है टेक्नोलॉजी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। मुझे अभी तक जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, मैं ज़फर साहब की बात पे बिल्कुल एग्री करूंगा कि किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉब्लम्स हैं। वो एक जनरल बात करते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। बिकॉज होगा क्या, हमारा पाकिस्तान एक इसके पास वी आर द पायनियर्स जिन्होंने के नादरा सिस्टम और डाटा बैंक बनाया है। हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारी फेक वोटिंग इसमें से खत्म होगी। अगर आप जैसे पढ़े लोग जो वकला हैं, जो कि कानून के लिए लड़ते हैं, लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, अगर वो कहते हैं कि जी हम रेडी हैं फॉर आवर बाद इलेक्शंस, तो इन लोगों को क्या इशू है? बिकॉज इशू ये है कि वो फेक वोटिंग नहीं हो सकेगी, मरा हुआ बंदा वोट नहीं डाल सकेगा। जब उसकी बायोमेट्रिक उसका लगेगा, जब बैंक खुलवाने के लिए आप जो है वो बायोमेट्रिक, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आप बायोमेट्रिक देते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर दिस। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है दिस इज 100% परफेक्ट, देयर मे बी अ प्रॉब्लम। लेकिन जो आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि जी आपके जो मसले मसाइल हैं आप लेके जाएं, जो आपके इस वोटिंग के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतालिक हैं, वो तो ये लेके नहीं जाते। किसी ने उसको साइंटिफिकली देखा नहीं है, मे बी इनके पास वो नॉलेज ना हो। हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां तो इस्तेमाल करते हैं, हम हाइब्रिड गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, हर पॉलिटिशियन जो है उसके पास हाइब्रिड गाड़ी होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम आते हैं तो हम कहते हैं जी हमें ये मंजूर नहीं है, हमें वो पुराना सिस्टम ही चाहिए,
ताकि जो है एक तो उस पर खर्चा ज्यादा हो। लोग मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो एक आम आदमी है वो आपसे और मेरे से बेहतर मोबाइल फोन कर सकता है। आपको और मुझे आज भी हो सकता है कईयों को कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करना पता हो, मोबाइल फोन पे कैसे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करते हैं, लेकिन एक जो आम आदमी है जो कि गांव में काम कर रहा है वो रात को सारे फैमिली के साथ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग पे बात करता है। तो आप कैसे कहते हैं कि ये लोगों को समझ नहीं आएगी, और उसमें क्या रॉकेट साइंस है जो कि लोगों को समझ नहीं आएगी। तो ये एक इनका बहाना है इनका, क्योंकि जो इलेक्शन ये जीत गए वो इलेक्शन बहुत फेयर एंड फर्म है। जो इलेक्शन ये हार जाए, जिस सीट से ये हार जाए, वहां पे इनका जो है वो इतराज हो जाता है कि ये इलेक्शन परफेक्ट है। कोई भी पार्टी जीत जाती है वो धांधली से पाक होता है, जबकि दूसरी पार्टी के लिए वो धांधली शुदा होता है। जो निसार साहब का हवाले से खबरें आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और कुछ बटरिंग की जा रही है, इंटरव्यू भी दिया जी, सलीम साफी को इंटरव्यू भी जी बिल्कुल इंटरव्यू दिया है इस हवाले से, और खबरें आ रही हैं कुछ पार्टीज के साथ उन्होंने नरम गोशा जाहिर किया है। कुछ प्रेडिक्शंस हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ र्यूमर्स हैं कि वो पार्टी तब्दील करने जा रहे हैं, हुकूमत को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऑल दो कि जब हुकूमत बनी थी उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, लेकिन उन्होंने फिर हल्फ ही नहीं उठाया और लोग खामोश हो गए। अब क्या देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? मेरे शाहजी चौधरी निसार अली खान साहब मेरे डायरेक्ट MNA थे, मैं उनके हल्के में था, हमने उनके लिए कैंपेनें चलाई, हम उनके लिए रातों रात जागते रहे। लेकिन ये जो अचानक सलीम साफ़ी साहब वाला इंटरव्यू आया है ना, ये प्लांटेड इंटरव्यू है। ये जितने सॉफ्ट वो बॉल उन्होंने उनको कराए हैं उनमें उन्होंने कोई एक भी डायरेक्ट सख्त क्वेश्चन नहीं किया। मेरे ख्याल है पहले उन्होंने भेजा है कि ये सवाल मैं करूँगा, आप जवाब तैयार कर लें। और ये इसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी है जो मुख्तलिफ मुल्क में तजिया कार कर रहे हैं। अब आप इलेक्शन को थोड़ा सा नज़दीक आने दें, आप एक और मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ, आप और देखिएगा, एक और नई सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह चौधरी निसार अली खान साहब हैं, इस तरह कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं कि आप अपने मोबिलाइज हों, आप अपने इलेक्टेबल को इकट्ठा करें। और ये जो नून के हवाले से जो इनके पहला वो जो साफ़ी साहब उनसे कहलवाना चाहते थे ना, वो उन्होंने बात उनके सवाल के जवाब में भी उन्होंने बात नहीं की कि मुल्ला गनी ब्रदर को किसने छोड़ा और नवाज शरीफ साहब का उसमें क्या किरदार था। तो उन्होंने कहा था मैंने मुखालफत की है कि उनको अफगान हुकूमत के हवाले ना करें। लेकिन उन्होंने जब वो असल में वो कहना उनसे कहलवाना ये चाह रहे थे कि क्योंकि अब तो वो जिनको इन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ था, जिनको जो सफ़ीर यहाँ थे, जिनको इन्होंने नंगा करके अमेरिका के हवाले किया, अब वो वहाँ दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं। अब ये वहाँ बताना चाहते थे कि ये जो गलती थी नवाज शरीफ की थी और उसमें हमारा किरदार नहीं है। बात गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी डिटेल चीज़ें हैं और साफ़ी साहब इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं, बकौल आपके को प्लान था। मुझे इस चीज़ से बताइएगा, जो भी सियासी कारकुन पार्टी का मेंबर है, समझदार है, लायक है, वफादार है, अच्छा है, अजीम इंसान है, अगर वो किसी भी वजह से दूसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन करता लेकिन कुछ अरसे के लिए इख्तिलाफ राय की वजह से छोड़ देता है, खामोश हो जाता है, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। ये फार्मूला समझ नहीं आ सका कि बंदे की पहचान नहीं है आपको, या आपका स्टैंडर्ड ही यही है जो पार्टी के साथ है वो ठीक है, बाकी गद्दार है। नहीं, चौधरी साहब बहुत अरसा वो नून लीग में रहे हैं और बड़ी आम पोजीशन पे रहे हैं। अब वो एकदम से कैसे गद्दार हो गए, गद्दारी वतन हो गए, वो देखें, जब तक नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट की बातें मानते रहे हैं तो वो कंफर्टेबल रहे हैं। उनकी ड्यूटी यही समझते हैं कि यही उनकी ड्यूटी थी, यही ड्यूटी थी। प्लांटेड हुकूमत आती आई है और सर डिक्टेट की गई है। शाह जी जो मैंने देखा है, जमहूरियत नहीं थी सर जो मैंने देखा है ना कि नवाज ये समझाते होते थे और यकीन करें नवाज शरीफ साहब इनकी बात सुनते थे। नहीं सुनते थे, आप इस चीज़ को मान रही हैं ना कि फिर ठीक है डायरेक्शंस वहाँ से आती थी,
जहाँ से आपके बकौल पीटीआई को आती है, और नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को मानते थे, एग्री करते थे और सिलसिला ऐसे ही चलता था। कुछ ऐसा नहीं था कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का होता है आवाम की बात नहीं मानी जाती थी, बात वही मानी जाती थी जो होती थी। बयानिया का फ़र्क आया है। ये देखें, जिस दिन नवाज शरीफ का जो बयानिया वहाँ से शुरू हुआ है जीटी रोड का, वो इन्होंने वहाँ अपने आप को अलहदा कर लिया है। नून लीग से किसी ने इनको नहीं निकाला, इन्होंने खुद अपने आप को कर लिया, अपने आप को साइड लाइन किया। गद्दार वतन तो किसी ने नहीं कहा इनको गद्दार वतन, किसी ने लगाई जाती है कि गद्दार वतन है, गद्दार पार्टी है, जमहूरियत के खिलाफ है, नून लीग को छोड़ दिया है। जावेद हाशमी साहब ने कुछ अरसे के लिए पार्टी छोड़ी तो वो गद्दार थे, जब वापस आ गए तो फिर वफादार हो गए। ये फार्मूला क्या? नहीं सर ऐसी बात नहीं होगी, ये गलत बात है। कभी भी उनको इस तरह के, जावेद हाशमी साहब के बारे में भी इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। और ये आप कभी भी देख लें कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कभी भी इनके मुतल्लिक बल्कि इनकी कोई बात आए तो वो इत्तरामन टाल जाते हैं, इनकी किसी बात का वो जवाब नहीं देते हैं। अगर आने वाले टाइम में ये किसी भी पार्टी को, मैं कह देता हूँ पीटीआई को ज्वाइन करते हैं, आने वाले टाइम में सिस्टम की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाता है इनको, तो आप इस बात को ऑन करेंगे कि सिस्टम को बेहतरी होती है, मुल्क में बेहतरी आती है, आने दिए जाए, या आप फिर भी मुखालफत करेंगे? सर सिस्टम में बेहतरी जब आएगी कि जब इलेक्शन में मुदाखलत ना हो, और चौधरी साहब को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाता है सर, आप मुखालफत करेंगे कि ठीक है जी सिस्टम चलने दिया जाए, अच्छी चीज़ है? सर वहाँ भी प्रॉब्लम है, जो नून के साथ चौधरी साहब के प्रॉब्लम थे ना, मरियम के साथ प्रॉब्लम थे, परवेज़ रशीद के साथ प्रॉब्लम थे, वहाँ वो ये कंफर्टेबल नहीं थे तो अलहदा हुए हैं। अब वहाँ उनको सेकंड सीट ऑफ़र की गई, इमरान खान के बाद दूसरे बंदे आप होंगे, ये तक इनको ऑफ़र हुआ है, लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर ले इतनी जल्दी मुझे नहीं नज़र आता। लेट्स पोस्ट कर लें, आप उसको ऑन करेंगे, बंदा समझदार है, बंदा काबिल है, कोई 20-22 साल ज़ाहिर आपके साथ रहे, आपको अच्छी तरह से इनकी परख है, सिस्टम चलने के लिए ऑन करना चाहिए, नून लीग को सपोर्ट करना चाहिए, मौका देना चाहिए, या टफ टाइम देना चाहिए? सर नून लीग का वही मौक़िफ़ है जो चौधरी साहब का है, उन्होंने कहा है कि मेरे ऑप्शन खुले हैं, हम भी उनको दुआगो हैं और उनके ऑप्शन खुले हैं। जो उस वक़्त जो ये ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं जरदारी के बारे में, अयान अली का केस भी इन्होंने बनाया था, MKM पे भी जो कुछ हुआ था वज़ीर दाखिला यही थे। अब उन्हें अगर ये ज़ीरक सियासतदान पीपल पार्टी लग रही है और खड़े किस तरफ हैं, और आइडियालॉजी वो वली खान इनको आइडियालॉजी वो लग रही है, खड़े दूसरी साइड पे हैं और आइडियालॉजी उनकी लग रही है, तो ये कुछ तजाद है शाह जी, तजाद नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब खबरें आ रही हैं इस हवाले से, चौधरी साल खान साहब को हमेशा कहा जाता है कि ये फ़ौज के साथ है, इनका ख़ानदान फ़ौज के साथ है, और नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी खुद जमशेद साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि जब तक नवाज शरीफ साहब चौधरी साहब की बात मानते रहे, यानी फ़ौज की बात मानते रहे, तो मामला ठीक थे। चौधरी साहब सब खुद भी बड़े पाक साफ थे, लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर है इख्तलाफ है तो नहीं है। आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में एक बार फिर जो चौधरी खान साहब किसी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं? देखिए जी, I don't know this much of vast information, but इतना मुझे ज़रूर पता है कि जैसे आपने खुद फरमाया कि जो इनके साथ है वो मुहिब वतन है, जो इनके साथ नहीं है वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है और वो एस्टैब्लिशमेंट का काम करता है। तो ये बयानिया नहीं चलेगा। चौधरी साहब अगर किसी भी पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही इज़ वेलकम टू ज्वाइन एनी पार्टी। ही इज़ नो डाउट अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। तो वो अगर अच्छे काम करेंगे तो मुल्क को फ़ायदा होगा, हम खुश होंगे जिस पार्टी में भी वो जाना चाहेंगे। अगर वो जो है वो दूसरी तरफ जाते हैं कि जी वो किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो कि एंटी स्टेट है, जो मुल्क के गद्दारों के साथ, जो मुल्क को गालियां देते हैं उसके साथ मिलती हैं, उनके साथ मिलते हैं, पार्टी तो मेरा ख्याल है लोगों को बैन कर देनी चाहिए और वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें कंसर्न जरूर होगा। सॉरी आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा एंटी स्टेट पार्टी तो शायद पाकिस्तान में ऐसी कोई भी नहीं है जो इस तरीके खुलेआम काम कर रही है। एंटी स्टेट पार्टी अगर कोई हुई वो तो फौरी तौर पर बैन कर दी जाएगी, तो पॉसिबल नहीं। नहीं, आप देखें इंग्लैंड में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं
कि वो बंदा जो कि पाकिस्तान को गाली देता है माँ की, और उसके साथ मुलाकातें होती हैं। हम अपने मुल्क को अपनी माँ समझते हैं। क्या ये अपनी माँ को, जो इनकी माँ को गाली देता है, तो क्या उससे वो मुलाकात करेंगे? ये तो एक ओपन सीक्रेट है, इसकी फोटोग्राफ आप मीडिया पे जाके देख लें। हम सिर्फ ये कहते हैं, या मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार, बी लॉयल टू योर कंट्री, बी लॉयल टू योर कंट्री। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो पॉलिटिक्स है, मुल्क है तो सारी चीजें हैं। मुल्क है तो हम खड़े होके बड़े फख्र से कह सकते हैं कि आई एम अ पाकिस्तानी MPA और MNA। अगर मुल्क नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं, वी आर नथिंग। लेकिन प्रेडिक्शंस क्या हैं, अंदाजे क्या है, हालात वाक़यात किस तरफ लेके जा रहे हैं? चौधरी निसार साहब ऐसे टाइम पे जब 2 साल PTI के पास रह गए हैं, दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं। अब तक उनके बारे में था कि जब से उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया है वो बिल्कुल डीएक्टिव हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। उनका वो एक जो हल्का अहबाब था वो उस तरह से नहीं रहा, वो प्रेशर, ताकत, दबाव नहीं रहा। लेकिन अब दोबारा वो एक्टिव होने के लिए जा रही हैं। क्या समझते हैं कि किस तरफ सिचुएशन जा रही है? पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टी चेंज करें और इक़्तिदार में आएँ? देखें, खबरें तो यही आ रही हैं, और जो जितने भी सहाफ़ी है वो यही बात करते हैं कि जी, और पॉलिटिशियन जो होता है वो डोरमेंट हो जाता है, वो इनएक्टिव नहीं होता। ठीक है ना, मतलब है वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल में चला जाता है, लेकिन वो इनएक्टिव नहीं होता। उसका अपना एक हल्का है, और उस हल्के में उसकी एक पहचान है, क्योंकि हमारे सिस्टम में वोट बरादरी और विलेज सिस्टम पे पड़ता है। तो डॉर्मेंट तो जरूर रहे हैं चौधरी निसार साहब काफी अरसे से, बट पॉलिटिक्स से बाहर नहीं गए। और वो अभी ये उन पे है कि वो किधर जाना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी वाली पार्टी के साथ जाना चाहते हैं या मुल्क को नुकसान करने वाली पार्टी को जाना चाहते हैं। ये तो अभी ये वक्त बताए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 मिनट में आपसे सिर्फ जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी खबरें हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं सर। नवाज शरीफ साहब के बारे में इसी साल में आएंगे, यही खबरें हैं कि एक तो इलेक्शन भी हमें तो अर्ली नज़र आ रहा है, हो सकता है 2 साल ना हो, अर्ली हो जाए। और दूसरा, जो पार्टी में एक बात डिस्कस हुई है कि पार्टी उस वक्त तक यकजा नहीं होगी या उस पार्टी में जान नहीं आएगी कि जब तक नवाज शरीफ साहब खुद आके इसको लीड नहीं करेंगे। और इस दफ़ा अगर उन्होंने आना है ना, तो उन्होंने ये ऐलान करके आना है कि मैं आ रहा हूँ और आप लोग भी बाहर निकलो। और आपको अभी तक जेल में भी खतरा था, जुडिशरी से भी, नैब से भी खतरा था, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो वो खदशात खत्म हो जाएंगे। सर उनकी सेहत के हवाले से थे ना, नहीं अगर वो तो पाकिस्तान को नुकसान होता ना, सबको नुकसान। बात की है सुप्रीम कोर्ट, सर वो तो जाएंगे ना, सर जेल जाएंगे ना। अगर जेल भी जाना पड़ा, आपकी कोई तवक्को नहीं। ये जो अभी पार्टी आपको कुछ सिग्नल मिल रहे हैं, क्या मसला क्या है? शाह जी, अभी पार्टी की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें ये कंसेंसस है इस बात पे कि उन्होंने आना है। आपने जब वो जावेद लतीफ़ साहब का देखा है, उन्होंने MNA है, उन्होंने कहा है इसी साल आ रहे हैं, तो वो आएंगे। और मुझे उसी तरह का आना नज़र आ रहा है इनका जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो एक दफ़ा आई थी। और बाय द वे शाह जी, एक छोटी बात कर दूं, आज वो दिन है जिस दिन डिक्टेटर मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को यहाँ उतरने नहीं दिया था इस्लामाबाद में, और उसी त्यारे को सऊदीया भिजवा दिया था। आज वो दिन भी है। बिल्कुल ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ 2 मिनट में बता दीजिएगा क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? नवाज शरीफ साहब की वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, खदशात होने के बावजूद, सुप्रीम जुडिशरी पे एतबार भी नहीं है, जेल में खुदा न खास्ता कुछ गलत ना हो जाए वो भी ख़तरा है, इसके बावजूद वो वापस आ रही हैं। तो ये गदारे वतन तो वाकई नहीं है, अपनी जान हथेली पे रख कर मुल्क की खिदमत के लिए वापस आ रहे हैं, चोर डकैत भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे आप 2 लॉयर बैठे हुए, बिल्कुल आए, माशाल्लाह अपने केसेस फेस करें। ही इज फाउंड गिल्टी, he should spend his time like a normal man into the jail। और अगर कोर्ट उनको अलाउ करती है इलेक्शन लड़ना हो तो लड़े। और मुल्क अगर ये मुल्क के लोग उनको इलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल
बिल्कुल आए, अपना फेस करें, अपना दामन साफ करें और उसके बाद करें। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की, आपको ज्वाइन करने का शुक्रिया। जमशेद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, 3-4 हवालों से आज बात हुई है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हुई है कि अब क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे, तो ये तो कल चीज़ें सामने आएंगी कि या तो इन इलेक्शंस को कश्मीर इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है या फिर इनको ज़िमनी इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि महदूद इंतखाबात है। नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की जो खबरें हैं उनमें भी कहीं किसी हद तक सदाकत है, वो आके अपने केसेस को फेस करेंगे। चौधरी सालिक खान साहब भी चूँकि दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं बिला वजह, जो नून लीग को छोड़ के जा रहे हैं, या क्योंकि नून लीग ने खुद उनको नहीं निकाला, जो भी वजूहत हैं, इसलिए नून लीग तो कभी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हो सकता है वो आने वाले टाइम में बेहतरी की तरफ खबरें जो आ रही है इस हवाले से और साथ साथ प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से बात हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, लेकिन कोई वाजिया सबूत या जवाज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इनकारी का सामने नहीं आ सका, मां सिवाय RTS सिस्टम की मिसाल के अलावा। देखते हैं आने वाले टाइम में ऊंट किस करवट बैठता है। इसी प्रोग्राम के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।